अभी तक आप लोगों को पता है कि लोग कैंसर को एज ए टैबू ही लेते हैं। लेट्स वेलकम मिसेस हरजीत कौर। व्हाट वर योर सिम्टम्स एंड हाउ डिड यू इनिशिएट रिएक्ट टू दैम? विद इन अ वीक मेरे को ना एकदम से ब्लैकआउट हुआ वॉशरूम में. दैट टाइम आई हग्ड एवरीवन एंड आई फेल्ट दिस इज द लास्ट टाइम आई एम सीइंग देम. हाय एवरीवन, जैसे कि आप लोगों को पता है कि मैंने भी रिसेंटली मेरा पॉडकास्ट चाय पे चर्चा भी डॉक्टर रेखा आर्या स्टार्ट किया है, जिसपे हम हमारे जो कैंसर वॉरियर्स हैं उनकी जर्नी को आप लोगों तक पहुंचाते हैं ताकि आप लोग कहीं ना कहीं उनकी जर्नी को सुनकर मोटिवेट हों। क्योंकि अभी तक आप लोगों को पता है कि लोग कैंसर को एज ए टैबू ही लेते हैं और कहीं ना कहीं उनके मन में ये फियर होता है कि इट्स एंड ऑफ लाइफ और डेथ सेंटेंस। तो इस तरह के डिस्कशन के लिए हमारे साथ हमारे बहुत ही स्पेशल गेस्ट हमारे इस पॉडकास्ट पे कनेक्ट हो रहे हैं। और आज मुझे बहुत ही खुशी हो रही है ये अनाउंस करते हुए कि आज जो मेरी गेस्ट है वो बहुत ही स्पेशल हैं। इनफैक्ट मैं ये कह सकती हूँ कि वो कनाडा से आप लोगों को मोटिवेट करने आई है हमारे इस पॉडकास्ट पर। तो लेट्स वेलकम मिसेस हरजीत कौर, जो अपनी जर्नी हमारे साथ शेयर करेंगी। थैंक यू मैम, आप यहाँ आए। और नो डाउट एक जो हमारा एक कैंपेन है टैबू ब्रेकर, हैशटैग टैबू ब्रेकर, आप उसका पार्ट बने। तो यहाँ पे तो मैं सबसे पहले थैंक यू कहूँगी और उसके बाद मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस स्टार्ट करूँगी। जो ये पॉडकास्ट है वो मैंने इस तरह से स्प्लिट किया है कि हम डायग्नोसिस एंड प्री डायग्नोसिस बात करेंगे, फिर ड्यूरिंग ट्रीटमेंट जर्नी एंड देन फैमिली सपोर्ट एंड हाउ यू कम ओवर दैट ऑल दी बैड सर्कमस्टांसेस। तो ये इस तरह से रहेगा। तो थैंक यू सो मच। एंड सबसे पहले मैं चाहती हूँ कि आप अपने बारे में हमारी ऑडियंस को थोड़ा सा इंट्रो दें। थैंक यू डॉक्टर रेखा. आई मीन आई एम सो एक्साइटेड. मैं हमेशा से चाहती थी कि मैं इंडिया में आके एक इंटरव्यू या पॉडकास्ट करूँ टू हेल्प पीपल विद माई जर्नी एंड जस्ट टू प्रोवाइड होप एंड रेजिलेंस अमंग अदर्स. आई एम बेस्ड इन कैनेडा. मैं 2018 में अपने हस्बैंड के साथ कैनेडा मूव हुई थी. लाइक एवरी वन's ड्रीम ऑफ सेटलिंग डाउन, हैविंग अ फैमिली, हैविंग अ हाउस, अच्छी जॉब, सब कुछ अच्छा चल रहा था इन 2018 एंड ऑल ऑफ अ सडन इन 2019 मेरे को एकदम से हाई फीवर्स चालू हुए. पहले तो एक हफ्ते तक रहे. तो वहाँ पे हमारे ना फैमिली डॉक्टर्स होते हैं. दैट्स हाउ इट वर्क्स कि वहाँ का हेल्थ सिस्टम ऐसा है. तो हम अपने फैमिली डॉक्टर के पास गए एंड शी सेड कि इट लुक्स लाइक वायरल या फ्लू, नॉर्मल फीवर है, एवरीथिंग इज़ ओके, जस्ट टेक टाइलेनॉल. जैसे यहाँ पे पैरासीटामॉल या अदर मेडिकेशंस होती हैं वैसे ही वहाँ पे देयर इज़ अनदर मेडिकेशन फॉर फीवर्स. तो एक हफ्ते तक तो मैंने वो मेडिकेशन ली एंड आई वाज एट होम. आई कुड नॉट गो टू वर्क. और विद इन अ वीक मेरे को ना एकदम से ब्लैकआउट हुआ वॉशरूम में and I fell down and I started bleeding from my mouth. And my husband, he was not at home at that time, he was working. तो वो एकदम से घर आए और उसके बाद we rushed to emergency and I still had high fevers. मेरे high fevers थे almost 102 से 103 in यहाँ के हिसाब से. And we went to rush to emergency and उन्होंने कहा कि it just looked like fevers और कोई symptoms नहीं है, तो take Tylenol, take care. And एक हफ्ता निकल गया, 2 हफ्ते निकल गए, 3 हफ्ते निकल गए. कंटिन्यूसली फीवर था एंड कंटिन्यूसली नॉन स्टॉप 102, 103, 104 तक गया है टेम्परेचर. और आप समझ सकते हो कि जब हाई फीवर्स होते हैं तो बॉडी कांट डू एनीथिंग. आई कुड नॉट ईट, आई कुड नॉट डू एनीथिंग एंड बहुत ज़्यादा हो रहा था. वी एंड अप गोइंग टू आवर फैमिली डॉक्टर. उसने कुछ टेस्ट किए, ब्लड वर्क किए, सब कुछ नॉर्मल था, उसमें कुछ भी ऐसा नहीं दिखा उनको. बट अंदर से ऐसा फील हो रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है, कुछ तो है विच इज़ नॉट राइट. ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया था मुझे फीवर्स के साथ. फिर फाइनली शी रेफर्ड अस टू इन्फेक्शियस डिजीज स्पेशलिस्ट. वहाँ पे हम उनसे मिले एंड ही सेड द सेम थिंग, योर ब्लड वर्क लुक्स फाइन, वील स्टिल मॉनिटर इट, कैन यू कीप अ ट्रैक ऑफ योर फीवर्स. आप सोच नहीं सकते, मैं एक्सेल पे अपने फीवर्स लिखती थी. लाइक एवरी 2 आवर्स में मुझे हाई फीवर्स आते थे और एवरी 2 आवर्स में आई यूज्ड टू टेक टाइलेनॉल टू कट द फीवर. मेरी बॉडी ने ना लिटरली आई यूज्ड टू हैव चिल्स. मेरे से खाया नहीं जाता था, पिया नहीं जाता था और एक तरीके से हमारे लिए बहुत ओवरवेलमिंग हो गया था बिकॉज इट वाज जस्ट बोथ ऑफ अस देयर, राइट. तो विद वर्क, विद दैट काइंड ऑफ अ लाइफ, इट्स वेरी डिफिकल्ट. तो ऑलमोस्ट 1 महीना ऐसे ही निकल गया था. एंड देन फाइनली वी पुश्ड हार्ड, वी एडवोकेटेड वहाँ पे कि क्योंकि
every country has a different healthcare system, right? यहाँ पे तो फिर भी आप easily 1 2 3 जो भी टेस्ट कराने हैं करा सकते हो, बट वहाँ पे it's not like that, right? जब तक कोई symptoms नहीं दिखते, they don't go to the next step. तो फिर finally they did my CT scan. And I was asked कि मैं hospital admit हूँ to do extensive MRIs or other scans. I was admitted to the hospital I think June 1st या 2nd week के आसपास 2019 में. And until September 2019 I was in hospital. So almost 2.5 months लग गए मेरे को diagnosis करने में, because किसी को कुछ समझ ही नहीं आ रहा था. You name it, I had it. They did my bone marrow biopsy, they did my breast biopsy, they did my MRI, CT, laparoscopy, colonoscopy, but कुछ नहीं दिखा. My body didn't show any symptom. Except fever, ulcers हो गए, my body started swelling up. तो इतना time लग गया, and finally the diagnosis came on 27th of August 2019. That I had stage 4 rare type of blood cancer called subcutaneous panniculitis T-cell lymphoma, which was complicated with HLH. And it's very rare and very aggressive type. They told us, I was just 31 that time, and they told us that it's really rare and I have to start the treatment ASAP. और उस टाइम पे ना हम हार मान चुके थे, because it took them so much time to diagnose. उसके कुछ दिनों ही पहले we were planning to come back to India, क्योंकि मेरे अंकल हैं यहाँ पे who is a doctor, my aunt is a doctor. So हमने ना सारी रिपोर्ट्स उनको दिखाई थी. They had no answers too, but they said to come back to India so that we can do extensive tests and scans. But जैसे ही ये result आया, this was through my skin punch biopsy. This was the last thing they did. They just said कि Harjeet, we just need to do one last test before you plan to leave. फिर हमने करा लिया, इतने जब scars और इतने टेस्ट हो चुके थे तो we thought कि ठीक है एक और सही. और जब ये रिजल्ट आया तो we were in shock stage. Like I still remember I was in a room and हम discharge papers ready कर रहे थे, to take me back home, क्योंकि मुझे chills आते थे, high fever था. तो my husband was really stressed कि इंडिया कैसे लेके जाएंगे, 24 घंटे की फ्लाइट है. तो he was talking to my doctors कि कैसे क्या प्लान करना है. और उसी के 1-2 हफ्ते पहले we called our mom कि हमें हेल्प चाहिए, सपोर्ट चाहिए, बिकॉज इट वाज टू मच फॉर माय हस्बैंड कि काम पे जाना, मेरा ध्यान रखना, मेरे लिए कुक करना. सो इट वाज टू मच फॉर अस. तो माय मॉम वाज स्टैंडिंग इन द रूम एट दैट टाइम एंड दे सेड दैट यू हैव, पहले तो उन्होंने बोला कि हरजीत वी गॉट द डायग्नोसिस, यू हैव सबक्यूटेनियस पेनिकुलाइटिस T-cell lymphoma. ऑनेस्टली आई हैड नो आइडिया. मैंने उनको पूछा है कि क्या है ये. सो then they told me that it's a rare type of blood cancer and the prognosis report says that you are at stage 4, you don't have much time left, we need to start the treatment ASAP. और उस वक्त भी इंडिया में I think वहाँ के 3 बज रहे थे, तो इंडिया में it was too late. I called my husband, he was with a doctor. तो मैंने उसको फ़ोन पे बस इतना बोला कि we got the diagnosis. I didn't wanted to tell him on phone कि ऐसा है, and I just told him to come. But I still remember the face of my mom. जब उन्होंने बोला तो मॉम की आंखों में आंसू थे and I could not react जब उन्होंने मुझे बताया. But seeing her, मैं खुद को बस शांत कर लिया and I just had that strong face कि मैं नहीं रो सकती. I can't cry in front of her because she's already crying. I just kept that strong face and I was just listening to the doctors. And my husband just rushed in and we asked the doctor कि कितना time है. And they said we need to start the treatment अभी, like within few hours. फिर हमने पूछा कि is it possible, because हमारे दिमाग में ये भी था कि अभी तक diagnosis नहीं हो रहा था तो एकदम से कैसे, all of a sudden that to stage 4. जो बायोप्सी किया था, स्किन बायोप्सी, वो कहाँ से टिश्यू लिया था? कहाँ से उन्होंने स्किन पीस लिया? I think hand से लिया था. हैंड से लिया था. I think hand से लिया था. I don't remember now because इतना सब कुछ हो रहा था उस वक्त. It was hand, but I did had a bone marrow biopsy पहले, उसमें भी कुछ नहीं आया था. But it was through hand, if I'm not wrong. And no doubt it's very challenging. जहाँ लोग कैंसर वर्ड से डर जाते हैं, वहाँ आपका कैंसर में, उसमें भी ब्लड कैंसर. तो इस डायग्नोसिस को आपने मतलब किस तरह से एक्सेप्ट किया? So as I was telling you, जब उन्होंने मुझे बताया उस टाइम तक तो I was in a shock state, क्योंकि I was just in my 30s, young 30s, और मुझे ऐसा लगा कि
my life is just over, you know. It was just a beginning. हम एक नई country में settle down होने आए थे, you know. और अब एकदम से stage 4. Because thinking that, you know, you have stage 4, you know, like since my childhood, I've not been hearing much stories about cancer. But still, when you hear the word cancer, you always feel, okay, you know, that's the last resort of someone getting their life back. और especially with stage 4, सबके माइंड में यही होता है कि, you know, ये तो नहीं बचेगी शायद. एक्चुअली ये बहुत बड़ा बिटर ट्रुथ है. जहाँ कैंसर सुना वहीं सबसे पहला थॉट यही है. है. जब उन्होंने मुझे बताया उस वक्त मैं बिल्कुल नम थी. आई वॉज completely numb. But when I saw my mom, you know, like looking at me and had that, you know, imagine as a parent, you know, seeing their kid having or going through this, तो मैं कुछ react नहीं कर पा रही थी. But I used to cry. I used to take it out when I was alone because I was still in hospital. But next day we started the treatment, and my husband and my mom, they took care of telling it to my extended family. My dad was in India that time. My brother was there. He was studying there. He moved to Canada a few years back, so he was there. So that was a challenge for my husband to tell it to my family and my friends. So because I could not. मैं ना ऐसे जोन में आ गई थी कि आई वॉज कम्प्लीटली शट. मुझे नहीं समझ आ रहा था कि कैसे रिएक्ट करना है, क्या करना है. बट दे स्टार्टेड द कीमो नेक्स्ट डे. द कीमो वॉज पेनफुल. इट वॉज अ रेड डेविल. आई एम श्योर यू माइट नो अबाउट इट. अक्सर लोग यही बोलते हैं कि कैंसर डायग्नोसिस इज पेनफुल, बट मोर पेनफुल इज कैंसर ट्रीटमेंट. कीमोस वर पेनफुल. आई वॉज इन हॉस्पिटल फॉर 2 कीमोथेरेपी. उसके बाद मेरे को डिस्चार्ज मिल गया था. बट स्ट्रेंज, मेरे फीवर्स कभी नहीं रुके. I used to get fevers after my chemotherapy. There were days कि मेरी कीमो को पोस्टपोन किया जाता था because I was still getting 100 to 103 का fever. And after 3 chemos, मेरे डॉक्टर्स ने मेरा पेट स्कैन किया. And I still remember मैं oncologist के पास रूम में गई. And he was like, Harjeet, what's your appetite? And I was like, what do you mean? He was like, I want to know, what do you want to do? And I said, I want to live. I want to get over with this. That was my only word to him. And he said, ki Harjeet, your cancer is so aggressive. And, you know, we're trying our best. But because of your complicated condition, as we are treating your cancer through chemo, your HLH condition is making it more worse. Because cancer treatment के लिए वो जो मुझे कीमो दे रहे थे to kill those cancer cells, HLH was eating those good cells in my body. So my body was actually fighting against my own cells. So at that time, obviously, when he said this, I was like, what's the option? He's like, I'll give you 2 options. मैं 2 options देता हूँ आपको. 1, हम कीमोस करते रहेंगे, but we have no idea कि how your body will take it, what will happen. There's no guarantee of anything. Second is we can try doing a stem cell transplant. And I had no idea. So he explained us that we look for a donor. We'll completely kill your immune system and give you a new stem cells. So it'll be like a newborn. And then he said that what we can do is we'll check for donors. And then he asked me, do you have any siblings? So I told him that, yes, I have my younger brother. So he's like, okay, you know, that's the only option. Now you have to decide what you have to do. And you know कि हमारी family, हमारे culture में decision is not done by you, right? It's done by the whole family. So we came back home. It was me and my husband sitting in that room. हम घर आए. And at that moment I felt it's over. I literally felt, I still remember the, you know, I have that thing in my mind. I went home and I shut the door and I went inside and I didn't want to talk to anyone. And I felt कि अब कुछ नहीं हो सकता. Like, you know, we've tried our best to treat me. हम सब try कर रहे हैं, but मुझे नहीं लगता कि कुछ होगा. And I used to Google that time a lot. And my doctor used to say कि stop doing Dr. Google. You know, and जब भी मैं Google पे जाके अपना diagnosis डालती थी, honestly, it used to tell me I might have 5 months or 6 months to live.
तो वो मुझे और ज़्यादा डर लगता था, बट मैं किसी के आगे नहीं कर पाती थी कुछ भी एक्सप्रेस, बिकॉज मुझे लगता था कहीं मैं कमज़ोर पड़ गई तो मेरी पूरी फैमिली कमज़ोर हो जाएगी. एंड आई ऑलवेज हैड दिस स्ट्रॉन्ग फेस इन फ्रंट ऑफ दैम. मुझे कभी भी उनके सामने कुछ रिएक्ट नहीं करना था. एंड आई यूज़ टू बिहेव वेरी नॉर्मल, जैसे ऐसा लग रहा था कि मैं एक फुल टाइम जॉब में हूँ. काम, हॉस्पिटल जाओ, कीमोज लो, घर आओ, दवाई खाओ, खाना खाओ, सो जाओ. दैट वाज माय लाइफ दैट टाइम, क्योंकि मुझे किसी से बात करने का मन नहीं करता था. एंड एट दैट टाइम जब तक मैं उस कमरे से बाहर आई, द डिसीजन वाज मेड कि हम स्टेम सेल करेंगे. एंड दे कॉल्ड माई फैमिली डॉक्टर बैक होम इन इंडिया. मेरे अंकल को, मेरी आंटी को, सबको कॉल किया मेरे हस्बैंड ने. एंड दे ऑल सजेस्टेड दैट वी शुड डू अ स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, knowingly कि it will be difficult, it will be challenging, but that was the decision. But उस टाइम तक ना I almost lost my all hair. तो I belong to a Sikh community. I'm a Sikh culture. I had long hair. I didn't shave my head for 2 chemos. And I had tangled hair. बहुत ज़्यादा पेन रहता था मेरे सर पे. और बट मुझे शेव नहीं करना था हेड. So because of that religion factor. The reason be, but I didn't wanted to let it go, and I felt कि if I'll shave my head, my dad or मेरी family को अच्छा नहीं लगेगा. But I remember my oncologist told my husband that she need to let it go. She need to let her hair go because this will give her more pain. And I still remember we were home. My husband shaved his head. So sweet. And then he shaved my head. And at that time, my dad couldn't see it, so he left the room. And I could totally get it, right? But one thing which I had to do always was to cover my head. I was asked to cover my head to speak to my family, which I didn't realize at that moment, that why I have to do that. So obviously with time, time passed by and sab kuch hua, but I used to cover my head and talk to my grandparents and family and everybody in India. And my dad used to insist that, cover your head and talk to them. उस वक्त मुझे इतना रियलाइज नहीं हुआ सब कुछ, राइट? तो नहीं, मैं भी बेसिकली जानना चाहती हूँ कि क्या रीज़न था. दे डोंट वांट टू रिवील एवरीवन कि यू आर सफरिंग फ्रॉम दिस. आई डोंट थिंक सो. वो रीज़न यही था कि शायद किसी को ऐसे देख के लोगों को पेन होता है, लोगों का पेन हो, या belonging to a Sikh community, people don't want you to be like that, तो उस वक्त तक तो मैंने सब कुछ एक्सेप्ट किया. आप मतलब ये सब चीज़ें सुन के ऐसे नहीं लगता कि एक तो पर्सन itself is suffering from so much pain, और इस तरह के जो हमारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं लाइफ में, वो cover your head and all that. वो उस टाइम फेस पे ना मुझे ऑनेस्टली इतना रियलाइज नहीं हुआ, बिकॉज मेरे लिए उस टाइम पे और चीज़ें बहुत ज़्यादा चल रही थी. तो आई फेल्ट कि ठीक है, जो जैसा बोल रहा है मैं कर रही हूँ. मैं ना एक वैसा हो चुकी थी कि ओके ये है, ऐसे करना है, वैसे करना. आई वॉज जस्ट डूइंग दैट. मेरी खुद के ड्रीम्स, होप्स सब उस वक्त ख़त्म हो चुके थे. राइट. आई ऑलमोस्ट लेफ्ट myself. लेकिन आपका ना उस वाले मूवमेंट ने सच में मुझे भी बहुत टच किया कि आपके हस्बैंड ने आपको इतना सपोर्ट किया है. एंड रियली इट्स वेरी इमोशनल मूवमेंट कि जब हेयर सेव करने की बात आई तो सबसे पहले उन्होंने अपने किया है, आपको किया. मतलब इससे कितना अच्छा मैसेज आता है सोसाइटी में कि देखो अगर किसी को कैंसर हो रहा है तो फैमिली सपोर्ट की कितनी ज़रूरत है. माई फैमिली वाज देयर. कभी कभी पता ऐसा होता है ना कि आप अपने लिए स्ट्रांग नहीं बनते, अपने फैमिली मेंबर्स के लिए बनते हो. वो मैंने किया, और आई थिंक उन्होंने भी मेरी वजह से वो स्ट्रॉन्ग फेस रखा. कोई भी मेरे आगे कभी नहीं रोया. लाइक आई नो they were all hurt. I know कि सबके माइंड में कुछ ना कुछ चल रहा था, बट किसी ने किसी को एक्सप्रेस नहीं किया. We never talked to each other. We were just there to support and help, but हमने कभी किसी से ना इस बारे में बात नहीं करी. You all were going with flow. We were all going with flow and hoping कि बस ठीक हो जाए. Like for parents seeing her daughter like this, praying, गुरुद्वारे जाना, पाठ पूजा करना, they were just doing that. कि बस हमारी बच्ची ठीक हो जाए. एंड फॉर माई हस्बैंड, माई वाइफ शुड गेट बेटर, बिकॉज हमने इतनी यंग एज में ये सब देखा विच वॉज नॉट एक्सपेक्टेड. हरजीत जी, उस टाइम आपका मतलब शादी का कितना टाइम हो चुका था? 2019, 2007 years. 7 years? 6 years, sorry. 6 2013 when I got married. 2019, yes, 6 years. Okay. That's such a lovely message to society कि see, relation should be like this. You have to be strength for each other. I feel like because without him,
I couldn't have survived. Whatever it was, like, but without him, I wouldn't have been here, or without my family, my brother. But during that whole phase in 2019, it was too much going on with our, whole family. And then obviously I got to know that I lost my fertility during that age. And people don't talk about it, but at young age when you go through chemotherapy. यहाँ मैं आपसे बस ये जानना चाहती हूँ कि उस टाइम आपको फर्टिलिटी प्रिजर्वेशन वाले ऑप्शंस नहीं बताए गए थे, क्या रीज़न था? So because I was so sick, Rekha, मेरे को last 3 months से fevers आ रहे थे. So I stopped having my periods. और मेरे को जैसे ही diagnosis हुआ, मुझे नहीं पता चला. And I just asked my doctor after first chemo और second chemo के बाद मैंने पूछा, तो they said कि we are sorry, but you were going through so much, chemotherapy and treatment, and you were so sick that we didn't had any time left to discuss this. After 3 chemo, उन्होंने मुझे fertility specialist के पास भेजा, and उसने she checked everything and she said, I'm sorry, but because of the harsh treatment, you have lost your fertility, and probably you will be going through early menopause because you're going through a stem cell transplant, which is more difficult and harsh treatment than chemotherapy. So उस वक्त तक ना वो grief मेरे mind में था कि क्योंकि आज की डेट में जब हम कभी भी कैंसर ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं ना, तो अगर यंग हैं, मैरिड हैं और चाइल्ड बियरिंग एज में है, मेल हो या फीमेल हो, हम ऑलवेज बी एडवाइज बिफोर स्टार्टिंग एनी कैंसर ट्रीटमेंट. क्योंकि आज की डेट में ना एक तो चाइल्ड बियरिंग और जैसे होता है ना ओवम प्रिजर्वेशन, स्पर्म प्रिजर्वेशन, ये बहुत सारी चीज़ें आ चुकी हैं, एग्स प्रिजर्वेशन. तो पहले मुझे लगता है कि उस टाइम इतना सोचा भी नहीं जाता था, क्योंकि उस टाइम पता है सिर्फ एक ही चीज़ दिमाग में होती थी, कैंसर कैंसर कैंसर, वी हैव टू क्योर दिस. एंड 2018 में वी थॉट ऑफ डूइंग दिस, एग फ्रीजिंग एंड ऑल, बट वी थॉट कि चलो नेक्स्ट ईयर आएंगे इंडिया तो करा लेंगे. एंड वी नेवर थॉट कि लाइफ विल कम्प्लीटली बी फ्लिप्ड, राइट. तो जब मुझे ये सब पता चला, एंड आई वाज टेलिंग माई हस्बैंड, तो ही वाज लाइक that we wanted to save you first. That was मैंने our बोला ना first कि thing. वो सबसे पहला थॉट होता है सभी के लिए कि भाई this वो is बातें देखा secondary. जाएगा. This is secondary, but for me, being a woman, I mean, I was completely shocked, but I know कि ऑलरेडी मैं कैंसर से निकल रही हूँ, कीमोस चल रही हैं, मेरा नेक्स्ट ट्रीटमेंट प्लान है, तो देयर वर सो मेनी थिंग्स गोइंग ऑन कि तो उस वक्त इतना मैंने नहीं सोचा. एंड आई वाज लाइक चलो लेट्स गो ऑन, एंड next step is the stem cell transplant. So January 2020 में the plan was to do a stem cell transplant, but stem cell transplant के लिए पहले आपके patient को so they have to cure, most 50-60% they have to cure that cancer to process. Right. तो Jan 2020 में they planned कि March में stem cell करेंगे, March 2020 में. एंड उस टाइम पे दे स्टार्टेड गिविंग मी मोर एग्रेसिव कीमोथेरेपी ताकि वो मुझे पार्शियल रिमिशन में ला पाएँ. एंड ड्यूरिंग दैट पीरियड आई वाज सो इम्यूनोकॉम्प्रोमाइज्ड दैट आई गॉट माय infection in my right eye, and I had to rush to hospital because I could not see from my right eye. तो हम emergency गए तो doctors thought कि lymphoma has gone to my eye. And they did a biopsy of my eye, and it was not cancer, but it was CMV retinitis, which damaged the retina of my eye Viral because infection of of the retina. immunocompromised condition. And I lost my right eye vision because of that. But वो CMV virus active था मेरी आँखों में, तो they had to treat that. So Feb 2020, there was a time when I used to have injections in my right eye 1 week, and 1 week was treatment. So there was like alternate weeks कि एक हफ्ते में मुझे आई में ट्रीटमेंट मिलता था, एक हफ्ता मुझे कीमोज मिलती थी. और Feb 2020 की कीमोज वर मोर पेनफुल क्योंकि इन्होंने रेजिमेंट चेंज कर दिया था. इट यूज टू गो टू माई वेन्स, आपको स्टेम सेल ट्रांसप्लांट के लिए प्रिपेयर कर रहे थे. I used to get so much of pain. It was more worse than my initial chemotherapy. So Feb 2020 was the worst month. It was my birthday month. It was our wedding anniversary month. It was too tough for all of us to manage that. And my dad, उस time पे I think my dad went to India for a while, for a short period of time. And because he knew that March में stem cell है, तो he wanted to go back and come back. Unfortunately, March 2020 was COVID.
We got a call. Very painful time period for everyone. That Yeah, was very. and I had to travel to different city to get a stem cell transplant. So I was in a different city. वो 3 घंटे दूर थी. वो दूसरा हॉस्पिटल था that specialize in stem cell transplant. The plan was कि हम हरजीत को वहाँ मूव करेंगे. The family can stay there for 3 months because 100 days risky होते हैं. तो ये इनिशियल प्लान था एंड देन वी गॉट अ कॉल दैट एंड दे हैड अ मीटिंग, एक कॉन्फ्रेंस रूम में मीटिंग हुई थी विद द डॉक्टर्स, विद माय फैमिली, एंड दे टोल्ड एवरीथिंग अबाउट स्टेम सेल. दे सेड कि हर ब्रदर इज 100% मैच एंड दैट्स रियली रेयर because we don't get 100% match, and but stem cell transplant will be very tough. There might be a chance ki 20 to 30% of death ho, but because she's young she might survive, but we can't say. There's always hope, you know, in these cases. So that's what they said and explained everything. And in that room everybody was sitting, main, mere dad, meri mom, mere husband, my brother, and I could see them, you know, वो नर्वसनेस, वो स्ट्रेस, वो टेंशन, बट कुछ रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे उस वक्त. कोई भी कुछ भी नहीं सोच पा रहा था. कंप्लीटली ब्लैंक. ऐसा लग रहा था कि बस आई डोंट नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट. तो हम वापस गए, वी स्टार्टेड प्रिपेयरिंग, और देन वी गॉट अ कॉल ऑन 17th March 2020 when I think the whole globally, you know, the global was shut down. Lockdown हो गया था. We got a call saying that we need to extend or postpone the treatment because of the global pandemic. We are not prepared for anything. फिर मेरा finally they asked us to come on 6th of April 2020. और उसके बीच में ना मुझे हल्का सा इन्फेक्शन हो गया था. लाइक आई हैड कोल्ड, फ्लू, एंड माई फीवर्स नेवर स्टॉप्ड. तो फीवर्स आते जाते थे. तो दे थॉट दैट इट वॉज कोविड. So they did test and all, but it was not COVID, it was some other virus which was treated with medication. So 6th of April 2020 was the time जब मुझे hospital drop किया गया था. And I still get goosebumps because that time I hugged everyone and I felt this is the last time I'm seeing them. I literally felt कि अब मुझसे शायद नहीं हो पाएगा, क्योंकि अभी तक सब थे साथ में, और अब I don't know. अकेले रहना था. अब I don't know कि मैं कैसे मैनेज करूँगी without them, because the plan was to give me chemo every single day and radiation for 7 days. Like complete 7 days was chemo and radiation, ताकि वो मेरा immune system पूरा ख़त्म कर पाएँ with zero immune system. तो जब मेरे को उन्होंने सबने छोड़ा तो I felt कि शायद this is the last time. 6th of April 2020 I felt कि probably अब नहीं मिलूँगी मैं किसी से. So those 35 days were really challenging for me. I don't know how I managed, how I survived, but I was on painkiller pumps every single day. I was on high opioids. I was giving chemo and radiation. मेरी body ने ना एक time पे कुछ भी react करना बंद कर दिया था. Like I could not say anything. I was on feeding tube. I was on oxygen pipe. I could not talk to my family. मैं सिर्फ उनको फेस टाइम पे देखती थी. There were times कि मैं पेन किलर पम्प्स में इतना ज़्यादा you know like नशे में when you have high dose of painkiller pumps कि मुझे सुबह और रात का पता नहीं चलता था. And doctors have already warned my husband कि you know we'll call every morning to give the status, to give the updates. So there were times कि I never used to pick up a call. तो मेरे घर पे सब टेंशन में आ जाते थे, and they used to call the hospital कि what happened, because they warned us that अगर कुछ होगा तो we'll call on 3 stages if she dies, if we need to give her the pump thing, like you know जो होता है कि something happens breathing में. So they CPR. knew. So yeah, CPR. So they knew that anything can happen within these 35 days. तो सब बहुत डरे हुए थे. And that time when I was in hospital मुझे नहीं पता, but मेरी एक ही hope थी to get up next day to see my family. I just wanted, like every single time or day or night, I used to just pray कि मुझको next day उठना है. Like I need to see them. I need to see them. So that was the only hope which gave me, you know, those 35 days to live, to survive. And उस time पे I wrote kind of small journey of me where I thought कि अगर मैं यहाँ से वापस नहीं गई तो क्या मैं अपने husband को, अपने parents को ये बता पाऊँ कि मैं कितनी thankful हूँ, you know, grateful हूँ for them to be there for me, मेरा ध्यान रखने के लिए. But, you know, not talk to me was something which was missing.
So वो सब, you know, that whole thing I wanted to express. कि I'm grateful for them, I'm grateful for my brother to do this, but you know, we never talked. एंड आई न्यू दैट क्यों नहीं बात करी, बिकॉज कैंसर ने सिर्फ मुझे इफेक्ट नहीं किया, पूरे फैमिली को इफेक्ट किया था. तो इट वॉज अ चैलेंज एंड आई थिंक इट वॉज अ टैबू एंड स्टिग्मा. वी नेवर टॉक, बट आई जस्ट वॉन्टेड टू एक्सप्रेस माई सेल्फ. एंड फाइनली आई केम होम May 6th or May 7th, I think. I don't know, somewhere in first week of May 2020, I came home. I was on wheelchair. I could not do anything. I could not walk. I could not take shower. I could not change clothes. I was like a newborn. 14th of April 2020 was my rebirth. That was the time they gave me my brother's stem cell. And I remember nurses wished me in the hospital saying happy rebirth day. Really? Yeah, so that was a challenge, but it took a lot of time from 2020 May to now. आई थिंक मैं तो बस यही कहूँगी कि अगर आपकी स्टोरी लोगों को मोटिवेट नहीं कर सकती तो किसी की नहीं कर सकती. मतलब रेयर टाइप का ब्लड कैंसर, स्टेम सेल, वो भी कोविड जैसे टाइम में, और उसमें 2-3 महीने बिल्कुल आइसोलेटेड रहना, इट्स टू चैलेंजिंग. अच्छा, यहाँ पे मैं आपसे यही जानना चाहूँगी कि आपने उस मेंटल स्ट्रेस को कैसे हैंडल किया? इट्स So during that too whole challenging. phase तो मैं कुछ नहीं कर पाई थी. बट जब मैं स्टेम सेल के बाद बाहर आई, ऑब्वियसली व्हेन आई फेल्ट कि आई एम देयर, यू नो, आई हैव केम बैक, उस टाइम पे मैं बहुत ज़्यादा मेंटल स्ट्रेस में थी. आई वॉज इन मेंटल ट्रामा दैट टाइम, और फिजिकल अपेयरेंस, मेंटल, इट वॉज टू मच गोइंग ऑन, बट मैं किसी से कुछ एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी. मैं जब वापस आई, आई वॉज इन वन रूम, कोविड था, तो यू नो देयर वॉज लॉट ऑफ प्रिकॉशन. सबको बहुत डर था कि इसको कुछ हो ना जाए. इम्यूनो सिस्टम इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज थी. डॉक्टर्स वार्नड अस कि 100 days पेशेंट के लिए बहुत रिस्की है. दे कुड बी अ चांस शी कुड गेट ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिजीज. वी हैव टू मेक श्योर दैट, यू नो. तो कोविड भी था, तो सब बहुत डरे हुए थे और मेक श्योर करते थे कि मुझे किसी तरीके का कोई इन्फेक्शन ना हो. लकीली माई ब्रदर एंड माई हस्बैंड, दे लॉस्ट देयर जॉब ड्यूरिंग कोविड, तो सब घर पे थे, तो दे यूज्ड टू टेक केयर ऑफ मी. तो बहुत मुश्किल था, और उस टाइम पे आई फेल्ट कि मुझे हेल्प चाहिए. बट आई कुड नॉट एक्सप्रेस एनीथिंग टू माई फैमिली, टू माई हस्बैंड, बिकॉज वो ऑलरेडी इतने डरे हुए थे कि उनसे बात करके भी मुझे कुछ नहीं मिलता. वो मुझे लेके डरे हुए थे. फिर आई वेंट टू सी माई ऑन्कोलॉजिस्ट एंड आई आस्क हर, यू नो, आई नीड हेल्प. आई एम नॉट एबल टू डील विद ऑल दिस. आई एम यंग, आई हैव लॉस्ट सो मच, माई होल, यू नो, life has changed. I don't know what to do मतलब next. somehow you realize कि you are in depression. Yeah, I could not sleep. ये बहुत बड़ी बात है एक्सेप्ट करना. जनरली लोग ने इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करना चाहते, एंड हेल्प नहीं मांगते. हेल्प नहीं मांगते. और इंडिया में तो ये अनदर टैबू. आप कह ही नहीं सकते कि यू आर इन डिप्रेशन. पता ही नहीं ना कि डिप्रेशन होता क्या है. लोग उसको अलग ही तरीके से हैंडल करते हैं, अलग ही तरीके से लेते क्या हैं. है, कुछ नहीं है, तुम्हारी सोच है. दैट्स नॉट राइट. सो मैं बहुत स्ट्रगल कर रही थी, एंड थैंकफुली आई हैड अ वेरी नाइस डॉक्टर ऑन्कोलॉजिस्ट. शी रिकमेंडेड मी टू अ साइकोसोशल साइकोथेरेपिस्ट. And since then, it's been 4 years, 4.5 years, I've been doing that. I've been taking therapy, I've been on medications, and I don't feel bad in saying that. It has helped me a lot. And उस टाइम पे जो मेरा हाल था, मेरा स्टेटस था, I could not express it to anyone. उसके बाद धीरे धीरे I started writing my blog. I started writing my journey. And when I started writing my blog, I shared it on social media. I was completely out of social media for almost 1.5 years. जब मेरा diagnose हुआ था, बहुत सारे दोस्तों को तो पता भी नहीं था. They got to know through my blog जब मैंने post किया, share किया, and they were in shock कि क्या हो गया. And people reached out to me. Some of cancer patients reached out to me because I wrote my heart out through that journey. फिर आई थॉट कि, यू नो, वाई डोंट आई डू दिस. और वहाँ पे बहुत ऑर्गेनाइजेशंस हैं. सो आई वॉज आस्किंग फॉर हेल्प, एंड द डॉक्टर्स टोल्ड मी दैट देयर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन कॉल्ड यंग एडल्ट कैंसर कैनेडा, which is for young patients below 35 or below 40. I joined that group, and honestly, I was amazed to see those people who were younger than me, or, you know, who were at same age, struggling with same thing. You know, we had the same mindset. We were going through the same, you know, things, and we discussed everything. So they used to have weekly meetings, bi-weekly meetings on Zoom. We used to have
games night. We used to have a lot of fun stuff, art therapy and stuff. So I joined those during COVID because I was completely lost and I was looking for help. I was looking for someone out there with my own age who could understand me. I knew my family would understand me, but probably not what I was going through, it, right? So I joined that group. I joined other organization called Canadian Cancer Society, which had a connection program where you connect with different people. So all those things really helped me. Whatever questions I had regarding my fertility, regarding my menopause, regarding my pain, everything was answered. So I felt that organization, that group really helped me to come out. Sometimes you don't understand. It's right? so unfortunate in India. We don't have such kind of supports. People even not bother Yeah. कि they should do something like this. Even जब भी मैं किसी से बोलती हूँ कि you should share your journey, you should make a friend, they are no, Yeah. we don't want to talk about this. This जब मैंने should not be done अपनी actually. first post डाली थी with my shaved head because I felt after stem cell that this is me, and I stopped wearing any kind of hat and I didn't cover my head and I was walking like this. I remember my dad was like, cover your head. I was like, no, like this is me. Oh. And I lost my hair twice because first time chemo, then stem cell, right? And I started embracing the egg head. And I remember I used to, ask my dad and mom to take my pictures. And that was the time I first posted my picture with bald head, and my mom was not happy with that. And obviously because they don't want someone to see that picture, and so it took a lot of time for them to understand what I was doing, why I was doing, but that's what made me feel better. I felt like, I am sharing and I'm posting to help maybe someone out there with my age might feel the same thing. Right. So it has helped me with time. And I know it took a lot of time for my family to understand what I was doing, why I'm doing, but it has helped me and healed me in many ways. And now it's been 4 I years. think acceptance is great yeah, thing. Yeah, I think you have to accept that it is, if you have, there are a lot of people who have disability and stuff, right? People don't accept that. But in the country where I am, we respect that thing. Right? Whether you're shaved head, whether you're disabled, we respect the value of that person, right? So I feel like you have to embrace that and not comment or, do anything with that person. I think if someone feels better with that, that's it. So inspiring, no doubt. Okay, Harjeet, I have few questions. We will go through like a rapid fire round type. Few things you shared, but there are many more things we have to discuss. So first of all, I have to discuss about health insurance. So it's very important. I feel people को सबको लगता है कि हमें ज़्यादा कुछ नहीं होगा, थोड़ा बहुत होगा, फीवर, खांसी, ये वो छोटा मोटा बीमारी होगी तो ठीक हो जाएगी. बट यू नेवर नो, राइट? तो जब मैं यहाँ से कनाडा गई थी तो वन थिंग आई आस्क्ड वाज इंश्योरेंस थ्रू माय एम्प्लॉयर. ऑब्वियसली कनाडा में पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम है, सो मोस्ट ऑफ द थिंग्स आर फ्री, राइट? बट यू हैव टू पे फॉर योर मेडिकेशन. द ट्रीटमेंट इज़ फ्री, बट मेडिकेशंस आपको खुद पे करनी पड़ती हैं. Okay. So जब मैंने कंपनी ज्वाइन करी थी तो we asked them like, do we have insurance? They said yes, we give insurance to, employees. So I had insurance, so most of my medical bills were covered. 80% of my medicines were covered, 20% I had to pay. But there were still challenges because मेरा treatment दूसरे शहर में हुआ था, so we had to pay, these costs. But I would just say one thing that, I was in a better place to get the treatment, honestly, because I feel like जो मेरा cancer treatment है, जो मेरा stem cell था, it would have costed too much if I would have been in India, right? You can not imagine like how much money I had to pay if I would have been in India. So luckily I was in a place where it has a public healthcare system where the treatment But was अगर हम free. cost की बात करते हैं तो it is always like it's much more costlier in out of India, other countries as compared to India. Is it so? अच्छा आप मुझे बताओ कि कीमो ट्रीटमेंट आपको पता है कि मेरा 1 साल ट्रीटमेंट चला, फिर स्टेम सेल हुआ, तो कितना कॉस्ट होता है इसका इंडिया में? Actually, transplant is big issue, big thing in fact, or it takes around 50 to 80 lakh. फॉर
only transplant, including chemotherapy, radiation, other medication. It will be around within CR. I 1 know. CR. Okay. So I did some calculation later on, and I got to know through some research that it might have costed 2 to 3 CR aram se. And I used to get injections which were $2,000 in Canada, which was for my bone marrow, जो मुझे 6 महीने तक लगे और every week लगते थे. That was covered in That insurance? was half covered. Obviously, 80% was covered through my insurance. 20% I had to pay. But अगर मैं वो इंडिया में होती तो I have no idea. इंडिया में लोग इंश्योरेंस नहीं लेते हैं. They think okay, small amount की इंश्योरेंस ले लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा, you know. तो I think people should know that how important is insurance. You never know what can happen in life, right? But मुझे नहीं पता कि इंडिया में इंश्योरेंस का सिस्टम कैसा है. And I know that I feel like कि इंडिया में कैंसर से रिलेटेड जो भी ट्रीटमेंट है, it should be, I don't know, वहाँ पे I advocate that it should be free. Medicine should be free. I have been advocating a lot with the Canadian Cancer Society, जहाँ पे हम बात करते हैं कि कैंसर पेशेंट्स को अपनी medications के भी बिल नहीं देने चाहिए. Why they should worry about medications and bills and finance already going through so much, and we are fighting for it कि कैंसर पेशेंट्स के बिल्स हटाए जाएं. Wow, that's a great. You are Imagine working the for person that. is already going through so much trauma. उसमें भी वो एक स्ट्रेस में है कि उसको कैसे बिल्स पे करेगा. एंड आई नो दैट्स द रीज़न इंडिया में बहुत से लोग कैंसर ट्रीटमेंट कराना ही नहीं चाहते, बिकॉज इन देयर हेड कि हमारे पास तो इतना पैसा ही नहीं है, तो हम कैसे ट्रीट करेंगे. ये तो क्वेश्चन में हर दूसरे वीडियो पे मुझे मेरे यूट्यूब चैनल पे मिलता है कि मैम इसका कितना कॉस्ट आएगा, हम बहुत पुअर फैमिली से, हम कैसे अफोर्ड करें. इंडिया में सेल देयर किडनी एंड स्टफ टू गेट द ट्रीटमेंट. गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में आपको वो मेडिसिन मिलेंगी जिनकी जरूरत ही नहीं है, जिनकी जरूरत है वो मिलेगा ही नहीं, तो पेशेंट कैसे ट्रीटमेंट ले. और गवर्नमेंट में आई फील लाइक दैट्स समथिंग व्हिच आई डोंट नो इफ आई शुड कमेंट ऑन दैट और नॉट, बट आई फील इट शुड बी treated or, you know, free, or at least cut down the cost of the treatment. यहाँ इंडिया में बहुत सारी ऐसी हैं, बहुत बिटर ट्रुथ है कि आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में अगर ट्रीटमेंट के लिए जाएंगे तो वहाँ तो लेटेस्ट मशीनें भी नहीं है कई रेडिएशन लोग तो ट्रीटमेंट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल लिए. में जाते ही नहीं है बिकॉज ऑफ द सिचुएशन, बट वहाँ पे तो सारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल हैं. आई हैव बीन ट्रीटेड विद पब्लिक हेल्थ केयर सिस्टम, राइट, बट वहाँ के हॉस्पिटल्स और यहाँ के हॉस्पिटल्स में बहुत फ़र्क है. तो मुझे लगता है कि इसीलिए तो इंडिया में और भी लोगों को हेल्थ इंश्योरेंस लेके रखना चाहिए. हाँ, नहीं, इंश्योरेंस आई थिंक सबको लेना चाहिए, बट द कितने की ले ये भी तो नहीं है नॉलेज, राइट. किसी को इतनी भी अवेयरनेस नहीं है, एजुकेशन नहीं है कि ओके हमें 5 लाख की लेनी चाहिए, हमें 10 लाख की लेनी चाहिए, विथ what will cover on what, right? बहुत सारी critical illness है. It's just not cancer. There are so many critical illness, right? But people have no idea कि हमें कितनी insurance लेनी चाहिए, क्या ले. It's all about money है, right? तो I think वो awareness piece है ही नहीं यहाँ पे. बट कुल मिला के अगर हम सोचें तो इंश्योरेंस पे हमें जरूर ध्यान देना चाहिए, नॉलेज लेनी चाहिए, और जो हेल्थ इंश्योरेंस एजेंट्स होते हैं दे एक्सप्लेन यू एवरीथिंग. आज की डेट में अच्छी चीज़ ये है ना कि जैसे कि ऑर्गन ट्रांसप्लांट है, लाइक किडनी ट्रांसप्लांट, लिवर ट्रांसप्लांट एंड कैंसर ट्रीटमेंट, दीज ऑल आर कवरिंग इन इंश्योरेंस, राइट. अच्छा, हाँ, नाउ रिसेंटली मेडिकल बिल्स, मेडिसिन एज वेल. हाँ, मोस्ट ऑफ थिंग्स कवर. डिपेंड्स ऑन कि आपने किस तरह का इंश्योरेंस ले रखा है, बट प्रॉब्लम ये है कि लोग इंश्योरेंस ही नहीं लेते. हाँ, that's तो what, वो उस पे थोड़ा सा, हाँ, क्योंकि उनके माइंड में होता है हमें कुछ नहीं होगा, हमारी नहीं फैमिली होगा. हेल्दी है, हमारी फैमिली में किसी को कैंसर नहीं हुआ तो हमें क्यों होगा, राइट. True. एंड दैट्स द थिंग, आई नेवर हैड अ फैमिली हिस्ट्री. हाँ, अभी मैं नेक्स्ट उसी क्वेश्चन पे आने वाली थी कि डिड यू हैव एनी रिस्क फैक्टर और द फैमिली हिस्ट्री ऑफ कैंसर. नो. So I had no family history. I remember जब इन्होंने मेरा diagnose नहीं कर पाए थे तो they asked us because they wanted to know कहीं ऐसा तो नहीं कि family history है and all that, but no, we never had a family history. ओके, हरजीत, अब हम रैपिड फायर क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्योंकि इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जिन पे मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में डिस्कस करें, और जो आप ऑलरेडी बता चुके हैं उनको हम स्किप कर सकते हैं. सो प्री डायग्नोसिस हम स्टार्ट करते हैं. फर्स्ट इज वेयर वर योर सिम्टम, व्हाट वर योर सिम्टम्स एंड हाउ डिड यू इनिशिएट रिएक्ट टू दैम. So my only symptom was high fever, as we spoke. Fevers for 3 months, which never ended after chemotherapy, and they were ranging from 102 to 103, and that's the initial symptom.
कोई भी बॉडी में कुछ और नहीं था. There was no lumps, there was no bumps. That was my initial symptom, and then it started having, like, my body started swelling up. I had ulcers. I used to get chills and rigor episodes. So that was the only symptom I had. How did you receive your diagnosis and what was your initial reaction? I received my diagnosis with a skin punch biopsy, which was after all those results, like after all my tests and scans and biopsies, the last thing was skin punch biopsy, jisse unko pata chala. The reaction, we all were shocked. I was completely numb because I was just 31 at that time. And Completely in denial mode. Never thought that, I would come to that stage where I had to listen to these words that I have cancer. Denial mode and why me? Yeah. Why me was also there. Yes, you're right. At that time, but वो सब expressions और वो सब thoughts मेरे mind में थे because मन में लगता था कि ऐसा क्या किया है मैंने life में, why me? But honestly, my oncologist explained us. He was like, that's nothing you've done in your life, Like people say, right? People say, okay, तुमने अपनी life में कुछ किया होगा तभी तुम्हें ऐसा हुआ है या वैसा हुआ है. And he was so nice. He was like, Harjeet, you've done nothing. It was just luck that you got this. And we will treat it. So don't think like that, why me? And what I've Karma. done. Yeah. They don't, we talk about karma, but obviously the place where I stay, the local Canadians or, the Right. people, they don't know what is karma. It's just us who talk about karma. Now people connected bad karma with cancer diagnosis. And I've heard that is this. very bad thing, and actually. I've heard this, and I have heard, I have seen, and I have researched it that a lot of people say that, okay, इसको हुआ because इसके कर्मा ऐसा था या she did something wrong in her life, and that's not right. What about the kids? जो 1-2 साल के बच्चों को कैंसर हो रहा है या छोटे बच्चों को हो रहा है, उनकी लाइफ में क्या हुआ था? वो तो अभी पैदा ही हुए हैं. तो ये तो सिर्फ कहने की बात है. लोगों को समझना पड़ेगा जैसे कि बाकी के अदर डिजीज है, इट्स कैंसर इज आल्सो लाइक दैट. हाँ, इट्स अ मेडिकल इशू व्हिच कैन बी ट्रीटेड. और आज की जो मेडिकल साइंस है, इतनी रिसर्च है, इतना पैसा लगाया जा रहा है, देयर हैव बीन इम्प्रूवमेंट. मी सिटिंग इन फ्रंट ऑफ यू, अ स्टेज 4 कैंसर सर्वाइवर, a rare cancer survivor, it's been 4.5 years, I am here, because of the medical system, because of not listening to anyone else to do this or that. We got a call from our, people that, okay, give her herbal things, ye de do, wo de do. But we trusted the medical process, honestly. जनरली लोग मुझसे क्वेश्चन पूछते हैं कि मैम ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट ले सकते हैं, ये ले सकते हैं, वो ले सकते हैं, ये वो. तो यस, एंड आई गॉट टू, लाइक, मेरा जब ट्रीटमेंट स्टार्ट हो रहा था, हमें डॉक्टर्स ने ये बात पूछी थी कि आर यू टेकिंग एनी हर्बल मेडिकेशंस, बिकॉज ऑब्वियसली सबके माइंड में होता है कि पीपल टेक सेकेंड ओपिनियन, पीपल डू दैट, राइट? बट वी नेवर, वी जस्ट लिसन टू आवर डॉक्टर्स एंड द प्रोसेस, दैट्स इट. दैट इज़ वेरी गुड मैसेज टू पीपल हु इज वाचिंग दिस, क्योंकि वो लोग ना बताते नहीं है, डॉक्टर से हाइड करते हैं, कुछ ना कुछ ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट चलना लगता है. लाइक, क्योंकि आई थिंक लोगों को लगता है कि डॉक्टर्स तो खामखा दवाइयाँ लिख देंगे, ऐसे कर देंगे. प्रॉब्लली इंडिया में ऐसी है सोच, राइट? बट ऐसा नहीं है. यू नीड टू ट्रस्ट द प्रोसेस. इफ यू आर डायग्नोज विद सर्टेन थिंग, कि उसकी दवाइयाँ हैं, उसका ट्रीटमेंट है, आपको ट्रस्ट करना पड़ेगा. राइट. एक और बहुत ज़रूरी क्वेश्चन है, व्हाट रोल डिड न्यूट्रिशन, एक्सरसाइज एंड ऑल्टरनेटिव थेरेपी, यू ऑलरेडी टोल्ड, सो बेसिकली न्यूट्रिशन एंड एक्सरसाइज इन योर जर्नी. So during my treatment, I had a nutritionist जो used to take care of my protein diet and everything. During course of treatment? During the course. Since day one, I had a nutritionist. Great. Until 2 years, I think, because मेरी muscle mass बहुत reduce हुआ था. So I actually went up to 70 kgs during the treatment. और फिर एकदम से I shred lot of, because it was all fluid. तो वो जैसे ही कीमोज मिलनी शुरू हुई, all that fluid came down. तो ये भी एक बहुत अच्छा मैसेज है कॉर की तरफ से कि न्यूट्रिशन का बहुत बड़ा रोल होता है फ्रॉम द स्टार्टिंग एंड ड्यूरिंग ट्रीटमेंट एंड फॉलो अप ऑल्सो. एंड हमें नहीं पता, राइट, कि व्हाट इज गुड और व्हाट इज रॉन्ग. सो आस्क द न्यूट्रिशनिस्ट, यू हैव, लाइक, वहाँ पे तो ये सब फैसिलिटीज थी. एंड वहाँ पे आई हैड अ कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम एज वेल.
जब मैं स्टेम सेल के बाद घर आई थी, आई कुड नॉट वॉक. देयर वर टाइम कि मेरे हस्बैंड और मेरे ब्रदर मुझे चेयर से उठा के नीचे ऊपर लेके जाते थे. आई कुड नॉट डू एनीथिंग, आई कुड नॉट चेंज माई क्लोथ्स. तो उसके 6-8 मंथ्स बाद समवन टोल्ड मी कि जॉइन कैंसर रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम, जहाँ मुझे ऑनलाइन थोड़ी थोड़ी क्लासेस कराई जाती थी, थोड़ा मूवमेंट, थोड़ी स्ट्रेचिंग, यू नो. दैट हेल्प्ड मी विद टाइम एंड आई स्टिल टेक दैट. सो 2 years तक वो रिहैबिलिटेशन प्रोग्राम था. उसके बाद आई जॉइन देयर प्रोग्राम. आई स्टिल डू योगा विद दैम, मेडिटेशन विद दैम. सो इट हेल्प्स, राइट. दैट डजंट मीन कि आप जिम चले जाओ. ठीक है, आपको जाना है जाओ, but listen to your body, right? You have to listen to your body. ओके, सपोर्ट सिस्टम एंड रिलेशनशिप पे मेरे क्वेश्चंस थे, जिसमें आपने बहुत अच्छा बताया, जो कि मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन ही था कि डिड यू जॉइन ए सपोर्ट ग्रुप और ऑनलाइन कम्युनिटी? यस, यू डिड. वहाँ पे I did join a lot of organizations and support groups because I was looking for help. Yeah. ओके, सो नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा इमोशनल भी हो सकता है. हाउ डिड कैंसर अफेक्ट योर रिलेशनशिप विद फैमिली एंड फ्रेंड्स एंड हस्बैंड? So it took, so there were a lot of things, like obviously family के साथ भी था. Like I had very close family who, like my parents were there to help me, my in-laws were there to support me. There were some close ones who just, you know, बट बिग सपोर्ट इज फ्रॉम ऑलवेज, big support is always from my close family and my close friends एंड ब्रदर. and brother. He comes in a family, so I mean, without him I won't have been here. He gave me a second chance to live, right? So yeah, there were few friends who were there, close ones who traveled from across the place to see me. So you know, the support system was always there. I that there's no issue in that I never had a support. Relationship, yes, being a young adult, it was challenge for us, for both of us, to you know, go through certain things and to you know, accept that you know what has happened in our younger age. But it's been 4.5 years and we have accepted it, and we are taking therapy. You know, we are doing stuff which can you know, help us in many ways. So and it's important, I think. मैं ये पूछना चाहती हूँ कि आपने फ्यूचर में फैमिली को आगे बढ़ाने के लिए क्या सोचा? यू वांट टू अडॉप्ट, और व्हाट्स योर कॉल ऑन दैट पार्ट? आई थिंक इट्स I've still, okay, no, I have still been grieving about that I can't be a mom. And I have those stages where I feel that, you know, completely lost, because I'm into early menopause. At the age of 32, I was thrown into menopause, so I had no idea what menopause looked like, right? So that's the other side effects which I'm going through. And the family, so we've been talking about it. We're thinking about either adopting a girl from India, Okay. giving her a life, giving her a future. Okay. That's one thing. And the other is probably a surrogacy, but we don't know how. But I really want to have a family. We really want to have a family, but a lot of financial stress was, you know, going through financial stress, loss of jobs during COVID. So life was not easy for us. Last 4.5 years have been really challenging for both of us. But, you know, we getting back there slowly and hoping to have, you know, a family. ग्रेट. And yes. सो आप लास्ट में क्या मैसेज देना चाहोगे सभी के लिए, स्पेशली कैंसर पेशेंट्स एंड देयर फैमिली मेम्बर्स? I think I have a couple of things to say. Ek, never lose hope. You know, hope is something, because of that I am here. मैंने कभी वो hope नहीं छोड़ी, और उसकी वजह से मैं आज हूँ यहाँ पे. Ask for help. There is no shame in asking for help. अगर आपको लगता है कि आपसे कुछ नहीं हो पा रहा है या आपको हेल्प चाहिए, तो प्लीज़ आस्क फॉर हेल्प. एंड भूल गई मैं और क्या बोलना चाहती हूँ. सबसे ज़्यादा तो है कि मतलब बी स्ट्रॉन्ग एंड मेक योर पापा वेरी स्ट्रॉन्ग. आई थिंक स्ट्रॉन्ग तो मुझे पता है, हमेशा से ऐसा लगता है कि चॉइस नहीं थी मेरे पास. यू नो, बीइंग स्ट्रॉन्ग वाज द ओनली ऑप्शन लेफ्ट. यू नो, सर्वाइव करना ही मेरे लिए एक ऑप्शन था. स्ट्रॉन्ग मैं उस पोजीशन पे आके हुई हूँ. यू नो, आई हैव नेवर थॉट कि मैं इतनी स्ट्रॉन्ग कभी थी, बट आई थिंक मेरे पास कोई और चॉइस ही नहीं थी. तो वी जस्ट हैव टू, यू नो, नेवर लूज दैट होप. अगर आपको कैंसर डायग्नोसिस हुआ है, स्पीक टू समवन. इफ नॉट योर फैमिली,
speak to your friends, speak to your oncologist, speak to your doctor. And I know because there's a taboo, तो family में शायद वो conversations भी ना हो पाए. And especially with young adults like me, we feel कि we are so left alone in this journey. So that message is for everyone. Like if you see कि कोई cancer diagnosis है and you don't know how to talk, just show them that kind of a support, you know, whether take them out for lunch, dinner, provide them meal, provide them food, listen to them, right? So that's the only message I would like to say to everyone out there. थैंक यू सो मच फॉर शेयरिंग योर पर्सनल एक्सपीरियंस, जो कि नो डाउट बहुत ही हार्ट टचिंग है. और आई थिंक मैं ये एक्सपेक्ट कर रही हूँ कि जो भी मेरे कैंसर पेशेंट्स हैं उनको बहुत हेल्प होगा, जो इतना वो होपलेस हो जाते हैं कि अगर आप यहाँ हैं तो वो भी यहाँ हो सकते हैं. तो डोंट गिव अप. And I have been doing that. Like people, if they want to follow me on my social media, I've been talking about my journey. I've been sharing my journey so that I can provide that hope and resilience through my journey. That has been my part of the role where I want to help others. And I feel जब मुझे छोटे छोटे messages आते हैं ना कि okay, your story or your journey gives me hope, you know, that I have this. मैं आपकी जो भी सोशल मीडिया हैंडल्स हैं ना, मैं मेरे इस वीडियो की लिंक में डाल दूंगी. और प्लीज़ सारी इन्फॉर्मेशन उस पर देते रहिएगा, ऐसे ही लोगों को आप मोटिवेट करते रहिएगा. थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर एंड थैंक यू सो मच फॉर मोटिवेटिंग माय ऑडियंस. Thank you for having me. Thank you. you.